धान की पैदावार डिपेंड करती है आपने अपने खेत के अंदर धान का जो एक सिंगल पौधा लगाया था उस पौधे से आप कितने नए पौधे तैयार करते हो, उसके अंदर से निकलने वाले जो टिलर्स हैं उनकी संख्या किस तरह से आप बढ़ाते हो। जितने ज़्यादा धान के एक पौधे के अंदर कल्ले होंगे आगे चलकर उतनी ज़्यादा बालियाँ होंगी, जितनी ज़्यादा बालियाँ होंगी उतने ज़्यादा धान का उत्पादन होगा। और ये सभी डिपेंड करता है धान फसल में पहले डोज के ऊपर। धान फसल के जो पहला खाद होता है वो आप किस टाइम के ऊपर दे रहे हो, किन किन खादों को मिलाकर दे रहे हो, कितनी मात्रा में दे रहे हो और किस तरह से दे रहे हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे धान की बुआई करने के बाद जब हम पहला खाद देते हैं वो पहला खाद हम किस टाइम पर दें, किन किन खादों को मिलाकर दें, किस विधि से दें, कितनी मात्रा में दें और किस तरीके से दें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो निश्चित तौर पर अब की बार आपका धान का जो उत्पादन है वो पिछले कई सालों से कहीं ज़्यादा निकलेगा। मेरी ये गारंटी है आप लोगों को। धान फसल के ऊपर हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बताए थे धान की टॉप वैरायटी और दूसरी वीडियो में हमने बताए थे धान की बुआई करते वक्त बेसल डोज में किन किन खाद उर्वरकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये जो तीसरी वीडियो धान फसल में मील का पत्थर साबित होगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से बताया था कि धान की बुआई करते वक्त हमें बेसल डोज के अंदर कौन कौन से खाद उर्वरक प्रयोग में लाने। अगर आपने वही बताया अनुसार डीएपी, पोटास वगैरह शुरुआत में दे दिए बहुत अच्छी बात। अगर वो आप नहीं दे पाए किसी भी कारणवश, या हो सकता है आपको उस टाइम के ऊपर वो खादें ना मिली हो या फिर आपके पास टाइम ना बचा हो, तो कोई बात नहीं है, इनका 100% रिजल्ट मैं अभी भी आप लोगों को दिला सकता हूँ। उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी धान फसल जब आपने बुआई की थी उस टाइम के ऊपर आपने अगर अपने खेत के अंदर प्री इमरजेंट हर्बिसाइड जो खरपतवारनाशी वो प्रयोग किए, बहुत अच्छी बात है। आपके धान खेत के अंदर बिल्कुल भी कोई खरपतवार होंगे ही नहीं। अगर आप उस टाइम के ऊपर प्री इमरजेंट खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, उसके बाद भी पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड बहुत आते हैं बाजार के अंदर, आप उनका प्रयोग कर लीजिए। कुल मिला के बात यह है कि धान फसल के अंदर खरपतवार बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर खरपतवार आपके खेत के अंदर हो गए, आगे चलकर आप जो भी कोई खाद डालोगे या फिर पहले से आपने जो भी कोई खाद डाले होंगे तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा है ना वो खरपतवार ले जाएंगे। फिर बात आती है भैया धान फसल जब हमारी लगभग 20-21 दिन की हो जाती है उस टाइम के ऊपर उसके अंदर से निकलने वाले जो टिलर्स है ना उनकी संख्या हम किस तरह से बढ़ाएं। इस टाइम के ऊपर जो हमें पहला खाद देना होता है वो हम कौन सा और कितनी मात्रा में दें। तो देखिए भैया ये डिपेंड करता है आपने जब धान की बुआई की थी ना उस टाइम के ऊपर जो जो खाद दिए थे या फिर जो खाद उस टाइम के ऊपर आपने छोड़ दिए थे उसी का आधार के ऊपर। अगर आप उस टाइम के ऊपर डीएपी और पोटास नहीं दे पाए थे तो आप इस अवस्था के अंदर दे सकते हो। मेरा मानना है आप 20-21 दिन के अंदर जब हमें पहली डोज देनी उससे पहले आप लगभग 5 से 6 दिन पहले डीएपी खाद जरूर अपने खेत के अंदर यूज कर लीजिए। क्योंकि डीएपी अगर आप पहली डोज के साथ यूरिया और जिंक सल्फेट वगैरह अपन जो आगे डालेंगे उनके साथ आप नहीं दे सकते हो। तो कोई भी फॉस्फोरिक खाद चाहे वो डीएपी हो या सिंगल सुपर फास्फेट हो या टीएसपी हो वो आपको 20-21 दिन से पहले अपने खेत में डालना है। वो चाहे 15 दिन की आपकी फसल हो, वो 10 दिन की फसल हो आपकी, या 18 दिन 17 दिन की फसल हो। कुल मिला के जो हमें पहली डोज डालनी है, पहला जो हमें संतुलित खाद बनाना है वो डोज बनानी है, उससे पहले आपको ये जो डीएपी है या कोई भी फॉस्फोरिक खाद है वो अपने खेत के अंदर डाल देना है। हाँ, अगर आपके खेतों के अंदर उस टाइम जब आपने धान की बुआई की थी उस टाइम पर आप पोटास नहीं दे पाए थे तो पोटास आप इस पहले खाद के अंदर पहली डोज के अंदर दे सकते हो। और ये खादें आप अगर पहले दे चुके हो बुआई के टाइम के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो फिर तो आपको पहली डोज बनानी होगी लगभग आपकी जब फसल 20-21 दिन की हो जाती उस अवस्था के ऊपर। तो उस पहले डोज के अंदर हमें कौन कौन से खाद लेने हैं वो बात आती है। तो इस पहले डोज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खाद है या फिर धान फसल के अंदर सबसे ज्यादा जिस खाद की आवश्यकता पड़ती है वो है यूरिया, नाइट्रोजन। अब यूरिया हमें कितना लेना है तो भैया अगर आप 10 दिन की अवस्था के ऊपर यूरिया दे चुके हो 20-30 किलो जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था तो बहुत अच्छी बात। अगर उस टाइम के ऊपर आप नहीं दे पाए हो तो पूरा एक बैग यूरिया का 45 किलो का जो एक बैग आता है वो यूरिया का ले लेना है। अब इस यूरिया के अंदर आपको क्या मिलाना है, सबसे पहले मिलाना है इसके अंदर आपको लगभग 10 किलो 21% वाली जिंक सल्फेट। जी हाँ, जिंक सल्फेट की इंपॉर्टेंस इस टाइम के ऊपर धान फसल के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। आप देखते होंगे जैसे हमारी धान की फसल 25-30 दिन की होती है उस टाइम के ऊपर उसके अंदर पीलापन आ जाता है या फिर पत्तियों के ऊपर जंग टाइप का कुछ दिखाई देता है। फसल अपनी ग्रोथ को रोक लेती है, उसके अंदर से निकलने वाले टिलर्स की संख्या या तो कम हो जाती है या फिर टिलर्स निकलते भी हैं तो पूरी तरह से वो प्रोडक्टिव टिलर्स के अंदर तब्दील नहीं हो पाते हैं। तो उन खेतों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। और हमारे देश में
अधिकतर खेतों के अंदर जिंक की कमी है भैया, तो जिंक की पूर्ति के लिए आपको इसी यूरिया के अंदर लगभग 10 किलो 21% वाला जिंक ले लेना है, या फिर आपको 33% वाला जिंक मिल रहा है तो वो 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से, जितनी भी ये डोज बता रहा हूँ मैं वो 1 एकड़ ज़मीन की बता रहा हूँ। फिर बात आती है भैया दूसरा खाद इसके अंदर क्या मिलाना है, तो इसके अंदर दूसरा मिलाना है आपको फेरस सल्फेट। फेरस की डेफिशिएंसी अक्सर अधिकतर धान के खेतों में देखी जाती है। इसको पहचाने कैसे, देखिए पीलापन दो तरह का होता है। एक तो पीलापन होता है, पत्तियां है ना वो पीली पड़ जाती है, उसके ऊपर जंग सा लग जाता है। दूसरा पीलापन आता है, पत्तियां है ना वो ऊपर से सफ़ेद हो जाती है, नीचे से थोड़ी थोड़ी पीली और ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद सी। तो उस अवस्था के अंदर आप सोच लीजिए आपके धान के खेत के अंदर फेरस यानी आयरन की कमी है, लोहे की कमी है। इसकी पूर्ति के लिए आपको इन्हीं खादों के अंदर, जो आप ये यूरिया डाल रहे हो, जिंक डाल रहे हो, इन्हीं के अंदर आपको 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से 19% वाला फेरस सल्फेट भी मिला लेना है। और हो सके तो इन्हीं के अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 5 किलो पर एकड़ का भी मिला लीजिए। ये थोड़े थोड़े खर्चे वाले थोड़े थोड़े खाद हैं, डलेंगे एक बार शुरुआत में जब आप पहली डोज डाल रहे हो 20-21 दिन की अवस्था के ऊपर, लेकिन ये काम करेंगे जब तक आपकी फसल पक ना जाए तब तक। और इनकी डेफिशिएंसी अगर इसी टाइम के ऊपर आपके खेतों के अंदर आ जाती है तो इसका जो नुकसान है ना वो आपको, जब तक आपकी धान की फसल पकेगी नहीं ना तब तक आपको दिखाई देगा। उत्पादन आपका लगभग 30 से 40% तक डिक्रीज कम हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी इसके अंदर कोताही नहीं बरतनी है। मेरे बताए अनुसार आपको इन्हीं यूरिया के अंदर जिंक सल्फेट भी लेनी है, फेरस सल्फेट भी लेनी है और मैग्नीशियम सल्फेट भी लेनी है। अब ये तो है भैया खाद। अब इसके अंदर एक और चीज मिलानी आपको, वो है 80% वाला सल्फर। वो आपको 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लेना। अब सल्फर के दो काम होंगे, एक तो जो आप यूरिया के अंदर जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट मिलाओगे ना, तो जैसे आप इनको मिलाओगे तो भैया पूरा खाद पानी बन जाएगा, आप पूरी तरह से अपने खेत के अंदर डाल नहीं पाओगे। तो उस पानी को बनाने से रोकेगा ये। अगर आप 80% वाला सल्फर अगर आप मिला लेते हो तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, वो पानी बनने से इसको रोकेगा। पूरे खेत में आप डाल सकते हो बहुत अच्छे से। दूसरा, आपका खेत नीचे से जो एकदम लोक हो चुका है ना, आपने जब कद्दू की थी या फिर बहुत से कलराटी मिट्टी होते हैं जिनके अंदर कलर होता है, नमक होता है ना, जिन खेतों के अंदर पानी के अंदर, उनकी मिट्टी